कमी का दावा किया गया। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 28.23% की कमी आई है। 2023, 24 और 25 के आंकड़ों के विश्लेषण में दावा किया गया। कानून के कठोर और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम डीजीपी ने इसे बताया है। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 में 28.23% की कमी आने की बात डीजीपी की तरफ से कही गई है। प्रदेश के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने ये जानकारी साझा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर से बड़ी जानकारी। प्रदेश में SC/ST अत्याचार के मामलों में कमी का दावा राजस्थान पुलिस के डीजीपी की तरफ से किया गया है। तो वहीं NCRB के 2023 के राजस्थान के क्राइम के आंकड़े आने के बाद राजस्थान पुलिस का यह दावा है कि 2024-25 के दौरान अपराध की दर काफी कम हुई है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले साल 2024-25 में क्राइम में 19.49% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं महिला अत्याचार के अपराधों में 9.24% की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बुलंद हो रहा कानून का इकबाल, अपराधियों को सताने लगा भविष्य का सवाल। नए आंकड़ों से विपक्ष को खासी परेशानी। 2-3 माह के आंकड़ों पर वाही बेमानी। अपने आंकड़ों के जरिए राजस्थान पुलिस का यह दावा है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच प्रदेश में हुए कुल अपराध में 15.49% की कमी आई है। वहीं साल 2023, 2024 और 2025 में अपराध के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। 2023 से अक्टूबर 2025 तक 16.11% की गिरावट आ चुकी है। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के आंकड़ों का ब्यौरा देखें। हत्या के मामलों में 26.81%, हत्या के प्रयास के मामलों में 19.63%, लूट के मामलों में 51.47%, अपहरण के मामलों में 6.01%, दुष्कर्म के मामलों में 12.93%, नकबजनी के मामले में 13.74% और चोरी के मामलों में 23.80% की कमी आई है। सत्ताधारी पार्टी के नेता भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनके मुताबिक पिछली गहलोत सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा था, इसीलिए पुलिस खुद को बेबस महसूस कर रही थी। हम कानून व्यवस्था के बारे में जब आंकड़े देखते हैं तो स्पष्ट यह दिखाई देता है कि 39% से ज्यादा कमी सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में आई, 46% से ज्यादा की कमी लूट के मामलों में आई है और मैं ये कहूं कि 13% से ज्यादा अपराधों में कमी, सभी प्रकार के जो अपराध थे उनमें कमी देखने को मिली है। ये माननीय भजनलाल जी का कुशल नेतृत्व है और राजस्थान पुलिस का दृढ़ संकल्प है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इस ध्येय वाक्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। पहले की जब सरकार थी तो ये देखने में आता था कि उनके राजनीति के अत्यंत हस्तक्षेप के कारण पुलिस का कोई इकबाल नहीं था। आज स्थिति ये है कि पुलिस जब अपराधियों को पकड़ के और उनको जब बाजार में घुमाती है तो पुलिस जिंदाबाद के नारे जनता लगाने लगी है। वहीं विपक्ष के नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि क्राइम के मामले में तो राजस्थान सरकार को गोल्ड मेडल मिल चुका है। प्रदेश में धमकी देना और वसूली करना नया काम शुरू हो गया है। खाचरियावास ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि पुलिस नहीं रोक पा रही है तो लोगों को हथियार के लाइसेंस देने चाहिए। 2-3 महीनों के आंकड़ों पर वाही बेमानी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, रोज खुलेआम डकैती हो रही है, लूट हो रही है। ये तो तब है जब FIR दर्ज नहीं हो रही है। आप मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, कोई आदमी, कोई महिला, कोई माँ बहन बेटी अकेली नहीं निकल सकती। ये तो राजधानी जयपुर की हालत है और पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट होगी। किडनैप माफिया नया खड़ा हुआ है, धमकी देना, धमकी देकर वसूली करना, ये राजस्थान में नया काम शुरू हुआ है। NCRB ने 2023 में देश भर में हुए अपराध के आंकड़े जारी किए थे। उनमें रेप और धोखाधड़ी के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर था। वहीं महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान देश के टॉप 3 राज्यों में शुमार था। लेकिन यदि राजस्थान पुलिस के नए आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2024 और 2025 में अपराधों का ग्राफ गिरना सुखद है। राजस्थान में 2024-2025 में लगातार क्राइम के आंकड़ों में कमी आ रही है।
आगे देखना होगा कि ये आंकड़े कब तक जो है सुचारू तौर पर इसी तरह से चलते रहेंगे और आंकड़ों में जो अपराध के आंकड़े उनमें लगातार कमी आती रहेगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास सीएम करेंगे। गाजर मंडी में एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी नेताओं ने मंडी और फीडर का जायजा लिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी श्रीगंगानगर पहुंचे। ये बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से मुख्यमंत्री के दौरे से पहले की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। कल सीएम श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल जी मेघवाल, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल साहब और हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री और प्रभारी मंत्री इस गंगानगर जिले के अंदर गंग नहर शताब्दी समारोह में स्वीकृत करने के लिए पधार रहे हैं। गंग नहर के शिलान्यास पर 100 वर्ष की एक शताब्दी पूरी हो गई। दूरदर्शी तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराज ने जिस प्रकार उस राजतंत्र के अंदर इस नहर का शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था, आज उसी के कारण से ये इलाका पूरी दुनिया के अंदर अन्न कटोरे के रूप में विख्यात है। देर का मतलब अंधेर नहीं होता। ये बात इसलिए कि अलवर के सिलीसेड में नियमों की अनदेखी कर होटल बनाने वाले प्रशासन की मार से बच नहीं सके। रिपोर्ट देखिए। नियमों को किया दरकिनार, प्रशासन की पड़ी तगड़ी मार, होटल कारोबारियों में हाहाकार। गुरुवार की सुबह किसी भी दूसरी सुबह की तरह ही थी। सब कुछ सामान्य था। जिंदगी की आपाधापी शुरू होने ही वाली थी कि आधा दर्जन जेसीबी और यूआईटी का अतिक्रमण निरोधी दस्ता सिलीसेड झील के आसपास पहुंचा। इससे वहां आबाद होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बात पक्की हो चली थी। इस बार दस्ता नोटिस थमाने नहीं बल्कि कार्रवाई करने पहुंचा था। प्रशासनिक दस्ते ने सबसे पहले सिलीसेड बांध के पेटे और किनारे पर बने देसी ठाठ होटल को सील किया। उसके बाद होटल के एक गेट के पास बने गार्ड रूम को तोड़ा गया। खास बात ये कि ये वही होटल है जो सील करने के बावजूद चल रहा था। और इस समय हम मौजूद हैं। हम इस समय जो यहाँ की जो होटल है देसी ठाट, उसके सामने खड़े। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस होटल को भी जो है यहाँ पर सील कर दिया गया है। इसका लोग जो है गेट पर जो है गेट को सील कर दिया गया है, नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है और लगातार 3 से 4 घंटे की कार्रवाई दस्ते के द्वारा यहाँ की गई थी और यहाँ जो होटल संचालकों है उनमें जो हड़कंप मच गया था। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई से होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सिलीसेड लेक के भराव क्षेत्र में बने 10 होटल सील। वैसे यूआईटी ने 16 होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट किए थे चिन्हित। एक होटल हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 2 होटल पर कोर्ट स्टे है, 3 होटल राजस्थान राइजिंग के तहत एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। बिना कन्वर्जन के हो रहा था अवैध निर्माण। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। इनके संचालकों को पूर्व में अनेक बार नोटिस भी जारी किए गए थे और अंतिम नोटिस जारी करने के बाद में ये कार्रवाई की गई है। इनको करीब 10 होटलों या रिसोर्ट्स को सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ होटल्स आपने छोड़ दिए हैं, क्या कारण रहे उनको छोड़ने के, और आरोप ये लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष की गई है, विधिक प्रक्रिया को अपनाकर की गई है। नगर विकास न्यास से बिना संपरिवर्तन की बिना अनुमति लिए संपरिवर्तन उन्होंने करवाया, कन्वर्जन नहीं करवाया। इस लैंड का एग्रीकल्चर लैंड ही है और इसका कन्वर्जन नहीं करवाया और बिना अनुमति के यहाँ चल रहे हैं। तो उनको हमने सबसे पहले नोटिस दिए हैं 15-20 दिन पहले, तो सेकंड नोटिस इशू किया, उसके बाद में हाजिर कर। जिला प्रशासन ने कहा कि अगर होटल संचालकों ने सील को हटाकर होटल चलाया तो उन पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।
यूआईटी के मुताबिक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रशासन की कार्रवाई को हड़बड़ी में उठाया कदम मानते हैं। कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये जब होटल चल रहे हैं तो उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, किसकी सह पे शुरू हुए थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज मान लो आज शादियां हैं, उन होटलों की बुकिंग है और आप सुबह जाके सील कर रहे हो, उसके अंदर लोग बैठे हैं, आप बाहर से सील कर रहे हो, अंदर पशु बंध रहे हैं, छोटे छोटे बाड़े उस टाइप के भी आप सील कर रहे हो, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिलीसेड़ झील के आसपास कई नामी रिजॉर्ट और होटल हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बिना लैंड कन्वर्जन और लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। खास बात ये कि नई रिजॉर्ट भराव क्षेत्र में है और पूरी तरह अवैध है। कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई वक्त की सबसे बड़ी दरकार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 8 दिसंबर को बीजेपी कार्यसमिति की बैठक रखी गई है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंथन किया जाएगा। बैठक में संगठन की भागीदारी पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सांसद मौजूद रहेंगे। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक 8 दिसंबर को होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर के इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो वहीं राजस्थान में एसआईआर की आड़ में घुसपैठ और वोट कटौती को लेकर सियासत उबाल पर है। एक तरफ मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि घुसपैठिए बाहर होंगे, वहीं कांग्रेस इसे सिस्टमेटिक खेल बताकर बड़ा हमला कर रही है। रिपोर्ट देखिए। घमासान, घुसपैठियों पर प्रहार, बीजेपी का निशाना, कांग्रेस का पलटवार। विशेष मतदाता सूची संशोधन का पहला चरण खत्म होने से पहले घुसपैठियों को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। भाजपा और कांग्रेस एसआईआर को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 2 टूक कह दिया है कि एसआईआर के बाद घुसपैठिए मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और विपक्ष के नापाक मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि उस राष्ट्र के मूल नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों। कोई भी अवैध रूप से घुसपैठिया मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल नहीं हो। खर्रा यही नहीं रुके, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दे बनाने पर भी कांग्रेस पर पलटवार किया। झाबर सिंह ने साफ कहा कि आजादी से पहले ही वोट चोरी की परंपरा रही है, अब मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो रहा है। एसआईआर के माध्यम से भारत की मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है और जो भारत के मूल नागरिक हैं उन्हीं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का आरोप है कि राजस्थान में लगभग 29 लाख वोट कटे हैं और इस प्रक्रिया में भारी स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक खेल है, जिसका मकसद पंचायत और निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक फायदा उठाना है। डोटासरा के आरोपों की माने तो जालोर, सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में गुजरात से आए करीब 60% माइग्रेंट लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो इसमें खेला चल रहा है वो ये है कि जो बीजेपी के वोट है और गुजरात में हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहां भी जोड़ो इनको, आपको गुजरात से कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो जालोर, सिरोही, भीनमाल, ये जो पूरा जो एरिया है उसमें बीजेपी के लोग 60% लोग माइग्रेट लोग रहते हैं। वो सारे गुजरात में नाम, पहले तो एसआईआर हो गई वहां पे, और अब यहां पर वो लोग नाम जुड़वा रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी वाले जुड़वा रहे हैं। मतदाता सूची के जरिए घुसपैठ करने वालों के खिलाफ
बीजेपी और सरकार का रुख पहले दिन से ही साफ है और एसआईआर के बाद ये यूपी सरकार की तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या हटाओ अभियान में भी तब्दील हो सकती है। वहीं कांग्रेस लगातार एसआईआर को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बता रही है और इसके खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वोट चोरी से घुसपैठियों पर पहुंची राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के दौरान मंत्री खर्रा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एक राज्य चुनाव के लिए तैयार है। राज्य पिछड़ा आयोग, निर्वाचन आयोग और हाई कोर्ट जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही खर्रा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जितना काम होना था वो सब का सब हम सितंबर 2025 में पूरा कर चुके। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला है। ये तीनों मिलकर जिस दिन तय कर लेंगे उसी दिन एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव की घोषणा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। महेश जोशी जमानत पर रिहा होते प्रदेश की भजनलाल सरकार पर द्वेषतापूर्ण राजनीति के आरोप लगाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया। महेश जोशी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि महेश जोशी को अगर न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है तो बताएं कि बिना दस्तावेज के टेंडर कैसे पास हुए। पटेल ने कहा कि जांच एजेंसी ने जांच के बाद एक्शन लिया, जिसकी वजह से उन्हें 7 महीने जेल में रहना पड़ा। अब अपने भ्रष्टाचार के कामों पर हुई कार्रवाई पर मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। महेश जी ने जो भी कार्य किए उसकी शिकायत कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई, मुकदमे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दर्ज हुए और अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, तो पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके कार्यकाल के दौरान, उनका कार्यकाल बदलने के बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल ने पूरी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जांच की और 7 महीने तक कोर्ट ने उनकी जमानत नहीं ली। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले सरकारों पर आरोप नहीं लगावे, खुद ये बतावे कि उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं, बिना काम के जो भुगतान किए गए हैं, क्वालिटी को लेकर जो आरोप लगे हैं, बिना टेंडर के फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके टेंडर दिए, उसका जवाब आपके मीडिया के मार्फत जनता को अवश्य दें। इतना ही मेरा निवेदन है। और इसी बीच केकड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां बालाजी मंदिर में लाइव चोरी की वारदात सामने आई है। मंदिर में रखी दान पेटी को चोर उड़ा ले गए। सीसीटीवी में ये पूरा माजरा कैद हुआ। वारदात कैद हुई है। श्रद्धालुओं ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोर यहां पर आए और उन्होंने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दान पेटी से चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। पूरी दान पेटी उड़ा करके ले गए। कैमरे में ये चोर कैद हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, भगवान के पास दान पेटी लगी थी और यहाँ पर वारदात कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी भी ठीक भगवान के सामने लगा हुआ था, मूर्ति के सामने, और इसी में चोर कैद हुए हैं। वहीं भजनलाल सरकार के एक आदेश ने लोगों की आंखों में बेचैनी, वकीलों के चेहरे पर तनाव और उप रजिस्ट्रार के कैबिनों में उलझन बढ़ा दी है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव के बाद बड़ा बवाल। जयपुर में पंजीयन मुद्रांक से जुड़े वकीलों का सवाल। सोसाइटी पट्टों से बसी कॉलोनियों का क्या होगा भविष्य। सूबे की सरकार के एक आदेश ने वकीलों को आक्रोशित कर दिया।
सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री जो कार्य है उनकी रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि SC/ST वर्ग की जो जमीन है उसे सोसाइटी पट्टों के माध्यम से खुर्द-बुर्द किया जाता था। अब जब पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी तो ऐसे में इन जो जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और कहा जा सकता है कि खुर्द-बुर्द से बचा जाएगा। लेकिन इसी को लेकर जो वकील जो समुदाय है वो विरोध में उतर आया है। वकीलों के चेहरे पर तनाव और उप रजिस्ट्रार के कैबिनों में उलझन। वजह है राज्य सरकार का वह आदेश जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में संशोधन के बाद सरकार ने साफ कर दिया कि अब बिना कन्वर्जन और 90A के किसी भी सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी। बदल गए घर जमीन की रजिस्ट्री के नियम। सोसाइटी पट्टों पर नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। लैंड कन्वर्जन के सबूत के बाद ही बढ़ेगी फाइन। गलत तरीके से सरकारी जमीन SC/ST की जमीन कृषि भूमि का नहीं होगा बेचा। सरकार का जो दोहरा ये वो चरित्र है ना, मतलब अब कह रहे हैं कि उनकी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर देंगे, उनके साथ ऐसा हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि उनको निकलने के चारों तरफ की जमीन बिक जाएंगी, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनकी जमीनों का वो पैसा नहीं मिलेगा और उनकी जमीनें जो ऑलरेडी खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनके तहत जो बिक चुकी हैं और जिनने पट्टे ले चुके हैं, ना सरकार ने उनके बारे में सोचा, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट पे और उस पे सरकार नियमित रूप से नियमन करके पट्टे, हजारों कॉलोनियों के पट्टे जारी कर चुकी है। ये आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर ये रजिस्ट्रियां बंद हो जाएं, अगर ये सोसाइटी के बिहाफ पर जो है अगर ये रजिस्ट्रियां इन्होंने बंद की हैं, ये बंद हो जाएंगी तो सारा काम जो है ठप हो जाएगा और आमजन का जो है वो एक मकान बनाने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। गहलोत राज में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के इस नियम को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला करार दिया। एक सोसाइटी पट्टा ट्रांसफर करने के जो कल तक 200, 250, 300 रुपए गज के लेती थी, अब वो सोसाइटी 2000, 3000, 4000 रुपए गज लेगी। आप लैंड माफिया से मिलकर जो पाप कर रहे हैं बीजेपी के लोगों, ये सीधे सीधे सरकार की जेब काटेगा। काश्तकारी अधिनियम के तहत SC/ST की भूमि SC/ST का व्यक्ति ही खरीद सकता है, लेकिन इसके विपरीत प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पंजीयन कार्यालयों में करीब 60% सोसाइटी के पट्टों की रजिस्ट्री होती है। वकीलों के साथ साथ में जो आम पब्लिक है वो भी इसे जो है इस फैसले के जो है वो विरोध में आ गए। लोगों को ये कहना है कि इस तरीके से जो फैसले जो लिए जा रहे हैं उससे किसी भी तरीके से ST/SC वर्ग की जो जमीन है उससे नहीं बचाया जा सकता है। सरकार एक और तो 90A जो की जा रही है जमीनों, उनके अंदर ST/SC की जो वर्ग की जो जमीनें हैं उनकी 90A की जा रही है, दूसरी ओर जो सोसाइटी पट्टे हैं उनकी रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बालोतरा में नवनिर्मित संत राजेश्वर भगवान मंदिर में गुरुवार को 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह महोत्सव 4, 5 और 6 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से संत समाज के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। महोत्सव के पहले दिन एक विशाल जल यात्रा और बरघोड़ा निकाला गया, जिसमें चौधरी कल्बी समाज के हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में बैंड बाजा, ढोल, थाली, हाथी घोड़े, ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण में शामिल हुई। उन्होंने मार्ग में खड़े समाज के लोगों, शहर के लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कई स्थानों पर समाजसेवी संस्थाओं ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां थाईलैंड में जोधपुर के 2 व्यापारियों की मौत होने की खबर मिल रही है। स्विमिंग पूल में डूबने से दोनों की मौत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से मांग की है कि हादसे की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने की भी मांग की गई है। थाईलैंड में जोधपुर के 2 व्यापारियों की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो।
उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जन्मदिन पर बूंदी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं समेत 65 ब्लड डोनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता भी शिविर में थे, जहां उन्होंने रक्तदान करते हुए ब्लड डोनेशन करने की लोगों से भी अपील की है। महादान होता है। हमारे पूर्वजों में, शास्त्रों में, हमारी साइंस में सब जगह कहा गया है कि रक्तदान ऐसा दान है जो विषम परिस्थिति में ग्रामीण, खास करके ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, एक्सीडेंट से प्रोत होने वाले ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु के नज़दीक चले जाते हैं, उनको बचाने में बहुत सहायता प्रदान करती है। आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीति का सफर त्याग, सेवा, बलिदान में निकाला है और आप देख सकते हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया, शहरी क्षेत्रों में भी दौरा किया। हमारे कार्यकर्ताओं उनका अनुसरण करने में जो उत्साह और ब्लड देने का जो उत्साह जन मानस में पाया गया है, मुझे लगता है कि आज कोटा बूंदी में ब्लड डोनेशन यूनिट्स का टोंक में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब एक ग्रामीण ने मंच पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है और बच्चियां कीचड़ से होकर आती है, तो पूरा गांव बीजेपी का। स्वच्छता पर संवाद, हो गई तकरार। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का संवाद। सड़क बनाने में सामने आया भ्रष्टाचार। परिवादी ने मंत्री के सामने भ्रष्टाचार का मामला किया उजागर। स्कूली बच्चे कीचड़ से गुजर रहे हैं। मंत्री बोले, अभी सिर्फ स्वच्छता की हो बात। टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर स्वच्छता को लेकर लोगों से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान देवगंज गांव के एक परिवादी ने मंच पर आकर सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। अधिकारी ने कहा कि पूरा गांव बीजेपी का वोटर है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक स्कूली बच्चों को कीचड़ से गुजरना पड़ता है। 8 दिन तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है और हमारे गांव की बच्चियां कीचड़ से निकल के आती है। कब कार्रवाई होगी? क्या हमारे गांव के आजादी के लिए सड़क नहीं बन सकती है? ग्रामीण की बात पर मंत्री ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल मंच पर सिर्फ स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस मामले को भी देखा जाएगा। परेशान है, सुनो सर, कार्यक्रम के दौरान मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, विधायक राजेंद्र गुर्जर, राम सहाय वर्मा सहित जिला परिषद से जुड़े जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद हैं। स्वच्छता संवाद के बीच उठा भ्रष्टाचार का मुद्दा अब प्रशासन के लिए चुनौती बन सकता है। ग्रामीणों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। टोंक में स्वच्छता संवाद के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा उठने से प्रशासन कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखें। न्यूज़ 18 के लिए दौलत पारी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।